संघीय शासन का दो मूल मंत्र है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, मंत्र को याद कर लीजिए, पूरा संघीय शासन इसी पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिख रहा हूँ। ठीक, अरे ब्लैक वॉच हो गया। अविनाशी, ठीक है, अविनाशी, समझिएगा इसको, अविनाशी संघ का, ठीक है, संघ का विनाशी राज्य। ठीक है, एक है अविनाशी संघ का, ठीक है, अविनाशी राज्य। संघ भी अविनाशी, राज्य भी अविनाशी। संघ अविनाशी, राज्य विनाशी। समझे? अरे समझ में आई बात कि नहीं समझ में आया? नहीं। अविनाशी संघ का विनाशी राज्य भारत, अविनाशी संघ का विनाशी राज्य अमेरिका, यूएसए। एक चीज और भी बता रहा हूं, ठीक है, फेडरल, यूनियन, हिंदी में मीनिंग समान, ठीक है, हिंदी में मीनिंग समान, हिंदी में सबका मतलब संघ, अंग्रेजी में मीनिंग उल्टा उल्टा। इसको बोलेंगे यूएसए, इसको बोलेंगे इंडिया। इतना आपको तोड़ के, ठीक है, किसी भी वीडियो पे, यूट्यूब पे ढूंढिए, आपको नहीं मिलेगा। पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है, समझे? फेडरल और यूनियन का मीनिंग आप भूलेंगे ढूंढे, दोनों का मतलब क्या है? संघ होता है। क्या होता है? संघ होता है। लेकिन अंग्रेजी में जाएंगे तो यूएसए ने कभी आपको फेडरल नहीं कहा, अपने आप को कभी भी यूनियन नहीं कहा। यूएसए ने अपने आप को बोला तो भाई साहब हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है। ठीक है, समझ रहा है ना? यूएसए ने क्या कहा अपने यहाँ? फेडरल सिस्टम है। अब भारत ने क्या कहा? यूनियन। यूनियन। ठीक है, भारत ने बोला भाई साहब मेरे यहाँ यूनियन है। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे भारत ने कहा से मतलब यूनियन है, अमेरिका ने कहा से मेरे यहाँ क्या फेडरल है। तो हिंदी में दोनों का मीनिंग क्या होता है? संघ। संघ है। लेकिन हमारे संघ में, इनके संघ में, संघ संघ होते हुए भी बहुत अंतर है। क्योंकि हमारा संघ कैसा है? हमारा संघ जो है अविनाशी है, लेकिन राज्य क्या है? विनाशी है। अरे मतलब संसद अगर चाहे, केंद्र अगर चाहे, राज्यों के सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्य को बांट सकती है कि नहीं बांट सकती है? बांट सकती है। बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड बना, आंध्र प्रदेश का बंटवारा होकर तेलंगाना बना। लेकिन अमेरिका में क्या है? अविनाशी संघ है, अविनाशी राज्य है। अमेरिकी कांग्रेस या फिर सीनेट अगर चाहे, कुछ सीनेट तो ऐसा चाहेगी नहीं, और कांग्रेस अगर चाहे या फिर प्रेसिडेंट ही ऐसा चाहता है, राज्य का बाल बाका भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर अमेरिकी संसद चाहे, वहां पे एक राज्य है न्यू जर्सी, क्या है वहां पे एक राज्य है न्यू जर्सी। न्यू जर्सी के नाम बदल के ओल्ड जर्सी नहीं रख सकती है। भारत का संसद अगर चाहे तो तेलंगाना के एक बार और बंटवारा कर दे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि भाई साहब दोनों के दोनों संघ है। लेकिन अमेरिका अपने आप को बोलता है फेडरल, भारत अपने आप को बोलता है यूनियन। लेकिन दोनों का हिंदी मीनिंग की बात करें तो दोनों का संघ ही होता है। कभी भारत ने आपको फेडरल नहीं कहा, अमेरिका ने कभी अपने आप को यूनियन नहीं कहा। यूएसए यूनियन है, इंडिया क्या है, सॉरी, यूएसए फेडरल है, इंडिया क्या है? क्या है? यूनियन। यूनियन है। ठीक है, तो इसीलिए भारत जो है अविनाशी संघ का विनाशी राज्य है, और अमेरिका जो अविनाशी संघ का अविनाशी राज्य। ना तो संघ का विनाश होगा, नहीं तो राज्य का विनाश होगा। हमारे यहाँ क्या राज्य का विनाश हो सकता है, मिला देंगे, तोड़ देंगे, जोड़ देंगे, लेकिन संघ क्या है? तटस्थ है। समझ रहा है ना? क्लियर? कॉन्सेप्ट इसी पे बनेगा, पूरा चैप्टर इसी पे है। अगर ये समझ जाएंगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? हाँ, तो इसको बस ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब मैं कहानी सुनाता हूँ आप लोग को। बहुत अच्छी कहानी है। पॉलिटी क्या है? एक बार अगर रम जाइएगा मजा आएगा। ठीक है, बीच में इधर उधर हुए तो फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। भारत में राज्य जो है समझौते का परिणाम नहीं है, यह भी याद रखिएगा। भारत के राज्य
किसी भी प्रकार का समझौते का परिणाम नहीं है। अमेरिका में राज्य किसके परिणाम है? समझौता का परिणाम है। अमेरिका जब, ठीक है, ब्रिटिश का गुलाम था, वहां पे 13 उपनिवेश थे। कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। 50। सभी ने से बोला भाई साहब अलग अलग रहेंगे तो कोई भी आके मार के कूट के चला जाएगा, तो सभी ने मिलकर 50 राज्य बनाया। हालांकि शुरू में कम ही था, बाद में 50वां राज्य जुड़ा, उसको बोला गया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब क्या, हम लोग क्या है, यूनाइटेड है। तो बोला भाई ठीक है यूनाइटेड हो, बात तो ठीक हो, लेकिन हमको पावर क्या मिलेगा? तो देंगे, तुमको भी पावर देंगे। तो उसको पावर दिया गया, ठीक है, और सारे पावर को लिखित रूप से दिया गया। उसी से मतलब संविधान में उनको सारे पावर को चर्चा कर दिया। कौन कौन सा पावर दिया गया? जो पावर से, ठीक है, केवल उनको संबंधित है वही पावर दिया, सारे पावर नहीं दिया। अब रेलवे, रेलवे किसी एक राज्य के विषय नहीं हो सकती, रेलवे पूरा देश में चलता है, ऐसे विषय को केंद्र ने अपने अधीन रखा, ठीक है। रक्षा को अपने अधीन रखा, टेलीकॉम को अपने अधीन रखा, लेकिन बहुत सारे मामलों में राज्यों को बहुत अधिक स्वतंत्रता दे दिया गया। तो अमेरिका का सिस्टम कहता है कि वहां पे जो शक्ति जो दी गई है राज्य के द्वारा केंद्र को दी गई है। शक्ति कहां से आई? राज्य से केंद्र में आई। भारत में शक्ति केंद्र से राज्य में है, ठीक है। वहां पे शक्ति कहां से है? राज्य से केंद्र में आई, और राज्य के द्वारा शक्ति दी गई। राज्य ने अपने लिए सारे विषय को चुन लिया, और उसको बोला सुनो 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 यार, ट्रेन तो हम नहीं रख सकते, रक्षा तो हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे विषय जो राज्य के द्वारा रखना संभव नहीं था, वो विषय केंद्र को सौंप दिया गया, चलो तुम ये देख लो। भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में, ठीक है, भारत में सारा विषय केंद्र अपने पास रखा, सूची में बांटा गया, 7वीं अनुसूची में है ना, 7वीं अनुसूची में है ना। और उसके बाद बहुत सारे सब्जेक्ट मतलब राज्यों को दिया गया, ठीक है। अमेरिका में अपशिष्ट शक्तियां, एक शक्तियां होती है अपशिष्ट शक्तियां, जो कि हम लोग कनाडा से लिए हैं, ठीक है। अपशिष्ट शक्तियां जो होती है, ठीक है, एक ऐसी शक्तियां होती है जो किसी को नहीं होता, न तो राज्य के पास होता है, न तो मतलब केंद्र के पास होता है ये शक्तियां, ठीक है। तो अमेरिका में वो ऐसी शक्तियां जो किसी के पास नहीं, वो राज्य के हिस्सा में गया। किसके हिस्सा में गया? क्योंकि शक्ति कहां से आ रही है? राज्य से आ रही है। तो राज्य ने वो शक्ति मतलब सारा केंद्र को दिया। तो अपशिष्ट शक्तियां जो किसी के हिस्से में नहीं, वो शक्ति किसके पास है? राज्य के पास। भारत में अपशिष्ट शक्ति किसके पास है? सेंटर केंद्र के पास में। मतलब जो शक्ति के संविधान में 7वीं अनुसूची में नहीं रखा गया, किसी भी सूची में नहीं है, वो शक्ति सारा सब्जेक्ट किसके पास जाएगा? केंद्र के पास जाएगा। क्योंकि भारत में केंद्र टू स्टेट मतलब रिलेशन बटा हुआ है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में कहां से आया? स्टेट टू आया, इसलिए अपशिष्ट शक्ति किसके पास चला गया? केंद्र में चला गया, ठीक है। सॉरी, स्टेट के पास चला गया, मिस्टेक। दोनों में एक जगह, दोनों में संघात्मक शासन व्यवस्था ही है, लेकिन दोनों का तरीका बहुत ही ज्यादा मतलब क्या अलग है। देखिए भारत के संदर्भ में समझिए, भारत के संदर्भ में क्या था। अमेरिका में देखिए 50 राज्य हैं। 50 राज्य में बात करेंगे तो न्यूयॉर्क जो है सो बहुत बड़ा राज्य है। न्यूयॉर्क की बात करेंगे, क्या लिखते हैं, वायु यार क्या लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा राज्य है, ठीक है। और एक छोटा राज्य देख लीजिए, बेचारा एक छोटा राज्य न्यू जर्सी हो गया, ठीक है। बात कह रहे हैं छोटा सा राज्य है न्यू जर्सी। अब यहाँ पे देखिए 50 सीनेट है, वहां पे जो सीनेट जो होता है, देखिए सीनेट जो होता है, ठीक है, तो सीनेट 50 है वहां पे, प्रत्येक राज्य से 2 चुने जाते हैं। पर न्यू जर्सी बहुत इतू सी छोटी सी राज्य है, ठीक है, यहाँ से भी 2 सीनेट। और न्यूयॉर्क इतना सा बड़ा सीनेट है, ठीक है, यहाँ से भी 2 सीनेट। मतलब राज्यों को पूरी तरीके से बराबर अधिकार दिया फेडरल सिस्टम में। मैटर ही नहीं करता तुम कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो। भारत में भी सीनेट की तरह कार्य करने वाली एक संस्था जिसको राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। अब राज्यसभा मिजोरम को बोला गया तुम 1 ले लो, उत्तर प्रदेश को 80 दे दिए, ठीक है। भारत में फेडरल सिस्टम होने के बावजूद भी अमेरिका से बहुत अलग सिस्टम है, बहुत डिफरेंट सिस्टम है। रीजन क्या है? भारत में राज्यसभा का सीट मतलब जनसंख्या के अनुपात में होता है, और वहां पे मतलब उनको शक्ति का मतलब बहुत ही सुंदर पृथकीकरण किया गया है। बहुत ही मतलब क्या, उस शक्ति का सुंदर के साथ बहुत ही शक्ति के साथ पृथककरण, शक्ति का पृथककरण किया गया है, ठीक है। और सभी को समान अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब बोला गया फेडरल सिस्टम आएगा, तो अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें, जॉर्ज वाशिंगटन। दूसरे अमेरिका के निर्माता जेफरसन थे, एक दिन बैठे हुए थे, बोले फेडरल सिस्टम तो देंगे, किस प्रकार से राज्य का निर्माण करें। तो जॉर्ज वाशिंगटन का कहना था नहीं, एक ही सदन बनाते हैं, सारी शक्ति वहीं से चलेगी। जेफरसन जो से 2 सदन बनाने के ऊपर टिके हुए थे। तो बाद में बहुत विचार विमर्श करने के बाद बोला से देखो एक ऐसा बनाएंगे, एक बनाएंगे हम लोग, बनाएंगे क्या बनाएंगे, एक हम लोग बनाएंगे अपर
हाउस, एक बनाएंगे लोअर हाउस बनेंगे। लोअर हाउस में जनता के द्वारा डायरेक्ट प्रतिनिधियों को चुना जाएगा, जबकि अपर हाउस जो होगा, जो सीनेट जो होगा, वहां पर राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा। मतलब किसी भी कानून वगैरह कुछ भी अगर चीजें अगर बनती है तो दोनों हाउस का निर्णात्मक निर्णय के द्वारा ही मतलब चीजों को लिया जाएगा। इसी के साथ ही अपर हाउस का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो था कहाँ बना, यूएसए में बना। ठीक है, तो यूएसए का अपर हाउस की बात करेंगे, सीनेट के नाम से जानते हैं। भारत में इसी सिद्धांत पर राज्यसभा को बनाया गया आगे चल के, जो कि भारत में सीनेट जैसा अपर हाउस है। राज्यसभा राज्य को प्रतिनिधित्व करता है, किसको प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, लेकिन वहां का जो सीनेट जो है और भारत का सीनेट में बहुत अंतर है। अंतर ऑलरेडी पहले बता चुका, अमेरिका में कोई अगर क्षेत्रफल इतनी सी राज्य होगा उसको भी दुइयों को सीनेट मिलेगा, और कोई इतना सा राज्य होगा उसको भी दो ही सीनेट मिलेगा। लेकिन भारत में क्या है, पुडुचेरी को एक मिला है, और वही दिल्ली की बात करेंगे तो क्या बोले 80 को दे देते हैं। ठीक है, 80 बोलते हैं, उत्तर प्रदेश को 80 देते हैं, दिल्ली को 3 मिला है, अब बिहार को 16 दे देते हैं। ठीक है, तो काफी अधिक वहां का अपर हाउस में और अमेरिका के अपर हाउस में काफी अधिक आपको अंतर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ गए, क्लियर। तो फेडरल सिस्टम समझ में आ रही है किस तरीके से काम करती है। जब से यूनियन, देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है, संघ होता है। ठीक है, क्या होता है, संघ होता है। संघ का मतलब क्या होता है, संघ। अरे किसी के साथ संघ बनाएंगे तो बराबर बराबर अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो रूम पार्टनर जो होता है तो क्या होता है, एक नियमित तरीके से मतलब सभी लोग का अधिकार को बांट दिया जाता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, सुबह का काम तुम्हारा रहेगा, शाम का काम तुम्हारा रहेगा। अब उसी में कभी कोई गेस्ट आ गया तो काम बढ़ गया, तो वैसे कंडीशन में काम कौन करेगा, तो उसको अवशिष्ट शक्ति समझ लीजिए, किसी एक को दिया जाएगा, तो चलो तुम कर लो, या फिर बांट ले। तो उसी तरह राज्यों को भी बांटा गया है, केंद्र को भी बांटा है। मतलब राज्य के अधिकार केंद्र के अधिकार अलग अलग नहीं है, केंद्र के समकक्ष राज्य है, केंद्र के राज्य जो है समकक्ष है। ठीक है, ऐसा नहीं से राज्य बहुत कमतर नहीं है, समकक्ष मानते हैं। ठीक है, आप जब भी यूनियन में किसी को आप अलग नहीं कर सकते हो। अगर मान लीजिए रूम पार्टनर के साथ, ये रूम पार्टनर ए है, रूम इसे भेदभाव करेगा तो क्या होगा, रूम छोड़ के चला जाएगा, पार्टनरशिप टूट जाएगा। क्योंकि आपको ए और बी में हमेशा मतलब सिमिलरिटी बना के चलना पड़ेगा। अगर ए राज्य, अगर मान लीजिए ए रूम पार्टनर है, बी रूम पार्टनर है, अब मतलब सुबह का खाना भी वो बना रहा है, रात में आप बोलोगे सारे बाहर से खाना खा के आ गया, तुम बना लो ना। ठीक है, वो दिक्कत हो गया। पैसा देना है 100 रुपया इसको, 100 रुपया इसको देना है। एक दिन आप बोलो सर आप तो आइसक्रीम खा गए, अब सारा पैसा इसको देना पड़ा। तो ऐसे कंडीशन में किसी भी तरह का मतभेद अगर होता है तो क्या होगा, पार्टनरशिप ही टूटेगा। उसे राज्य भी इसी तरह से होता है, अगर केंद्र के समकक्ष होता है। ठीक है, ऐसा नहीं से केंद्र से बहुत कमतर नहीं है, समकक्ष माना गया है। ठीक है, तभी जाके यूनियन चल सकता है, नहीं तो नहीं चलेगा, फिर टूटने जैसी स्थिति हो गई। भारत में संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी, रीजन क्या था, भारत में बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी था, बहुत सारे धर्म थे, बहुत सारे रिलीजन थे। अब मान लीजिए तमिलनाडु का आदमी, ठीक है, दिल्ली या 3,000 की यात्रा करके और दिल्ली के किसी मंत्रालय में उसको काम हो, तो संभव है, नहीं है। और भारत का बनावट प्याज की तरह है। ठीक है, जैसे जैसे छिलका को पलटेंगे उसी तरह भारत की विविधताओं से आपकी जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो इंडिया का इतनी अधिक विविधता होने के जस्ट इसको प्याज की छिलका से मतलब प्याज की तरह इनको तुलना कीजिए। जैसे जैसे परत हटते जाएगी एक नया परत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया से देखो, जिसको तमिलनाडु में काम होगा तमिलनाडु में एक सरकार बना देते हैं, तमिलनाडु की सरकार अपना डिसाइड करे उनको कैसे प्रशासन को चलाना है। मिजोरम की सरकार अपने से डिसाइड करे, सो मिजो भाषा की रखेगा कि अंग्रेजी भाषा को रखेगा। आंध्र प्रदेश की सरकार खुद डिसाइड करे, बिहार की सरकार खुद डिसाइड करे। ठीक है, और बाद में जब पूरा मतलब पूरे देश की बात होगी या फिर वैसे मामलों की बात होगी जिनमें वो निर्णय नहीं ले पाते या फिर उनके सब्जेक्ट से बाहर, उसके लिए केंद्र है। अब मान लीजिए राज्य कौन सा काम नहीं कर सकती है, कोविड के समय में देखेंगे बहुत सारे बच्चे फंस गए, यूक्रेन में बहुत सारे बच्चे फंस गए। अब ऐसे में राज्य के पास पावर नहीं है, राज्य के पास अपना ट्रेन नहीं है, राज्य के पास अपना मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं है। ठीक है, प्लेन नहीं राज्य के पास। तो जब आप प्लेन के बस में यात्रा करके यूक्रेन जा रहे हैं तो समझ आप केंद्र के बिहाफ पे जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप स्टेट में आके बस में बैठे तब राज्य के बिहाफ पे बस रहे बैठ रहे हैं। ठीक है, तो वहां से जब लाने की बात हुई तो जिम्मा किसकी गई, यूक्रेन से बच्चों के लाने की जिम्मा किसी, केंद्र की, क्योंकि राज्य की वहां पे पहुंच नहीं है। तो वैसे विषय में केंद्र निकल कर आता है। अब बहुत सारे मामलों में राज्य मतलब क्या सुरक्षित है, पुलिस किसके पास है, राज्य के पास है। संप्रभुता राज्य के पास भी है, जो संप्रभुता तो देश की होती है, लेकिन राज्य जो है कभी भी मतलब केंद्र से कमतर नहीं है। ठीक है, समझ गए ना, उसके क्या समकक्ष माना जाता है, कमतर नहीं माना जाता। ठीक है, आई थिंक इसका बिहाफ में मैं बहुत कुछ आपको बता दिया, अब चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है।
आप देखिएगा, आपको चैप्टर एकदम आईने की तरह एकदम स्पष्ट हो जाएगा, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। राजनीतिक शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार के दो भागों में एकल एवं संघीय में वर्गीकृत किया है। परिभाषा के अनुसार एकल या एकात्मक सरकार वह है जिसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्रकार की सरकार दिया, एक एकल सरकार दिया या फिर एकात्मक या फिर एकल या एकात्मक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले एकल एवं संघीय होता है, ठीक है। एक तो एकल होता है, संघीय। भारत किसका एग्जाम्पल, एकल का एग्जाम्पल की संघीय का एग्जाम्पल? दोनों मिक्स है। भारत किसका एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान रखें, भारत दोनों मिक्स नहीं है। एक तरह से देखेंगे तो भारत क्या संघीय है, ठीक है, मिक्स नहीं है, ठीक है। अब अमेरिका कैसा, संघीय है। ब्रिटेन, यूके किसका सरकार का एग्जाम्पल है? यूनिटरी का है। देखिए इसको ना तानाशाही वगैरह से इसको जोड़ के नहीं दिया, गवर्नमेंट का टाइप चूज है। यूके में आपका एकल हो जाएगा। यूके में एकल कैसे हो जाएगा? यूके में कोई राज्य सरकार नहीं होती है। यूके का कोई राज्य, अगर मान लीजिए कोई राज्य है, जैसे कोई राज्य का नाम तो मुझे याद भी नहीं कोई होगा, सपोज जैसे मुझे लंदन है, राज्य, तो लंदन की सरकार नहीं होगी। जबकि अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को की सरकार होगी, न्यू जर्सी की सरकार होगी, न्यूयॉर्क की सरकार होगी, वहां पे उनकी सरकार चलेगी। लंदन यूके में नहीं होगा। यूके में सारा सेंटर कहां से चलेगा? तो बकिंगम पैलेस, ठीक है, जो भी हो वहां से वहां पे चलेगा। क्योंकि भारत में क्या है, भारत में एकल नहीं है, हमारे पास डुअल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, बात ट्रिपल है, तीन तीन है, ठीक है। अभी हम डुअल पे बात कर रहे हैं, जबकि जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, अमेरिका में ऐसा है। अमेरिका में तो कुछ ज्यादा ही पावर दे दिया है स्टेट को, मतलब स्टेट से पावर सेंटर के पास गई। अमेरिका में सभी राज्यों का संविधान भी अलग है। कैलिफोर्निया का कुछ संविधान हो सकता है, न्यूयॉर्क के कुछ संविधान हो सकता है। तो सबसे हंसी वाली बात आएगी ना, संविधान के अलग अलग कोर्ट भी अलग है। कोर्ट मतलब अपने हिसाब से फैसला सुनाती है। मतलब कैलिफोर्निया का कुछ कोर्ट का नियम कुछ और हो सकता है, न्यूयॉर्क का कुछ कोर्ट का नियम और हो सकता है, क्योंकि न्यूयॉर्क का संविधान और कैलिफोर्निया का संविधान क्या है, अलग है। मतलब वहां पे न्यायपालिका के क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है, तो न्यायपालिका का क्षेत्र में आपको, ठीक है, बंटवारा आपको देखने को मिलता है। भारत की न्यायपालिका कैसी है? भारत की न्यायपालिका कैसी है, क्या बोलते हैं? ये क्या है? एकीहरी कह और रही एकल। एकीकृत। मैंने पढ़ा था ना। अगर पीटी का क्लास अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो है, जाके देखिए कैसी है। एकीकरी और एकीकृत है। जबकि अमेरिका का न्यायपालिका कैसे है, अलग अलग है। अरे सेंटर में न्यायपालिका, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन स्टेट से उसको कोई लेना देना नहीं है। कैलिफोर्निया के न्यायपालिका को इससे कोई लेना देना नहीं है से। चलो यहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यू जर्सी में क्या चल रहा है, लेकिन भारत में तो हम लोग बोलते हैं भाई साहब देखो 215 है, ठीक है, क्या बोलते हैं, अभिलेख न्यायालय। और किसमें अभिलेख न्यायालय में? 215 और 129। 129 में। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दी, ठीक है, वह हाई कोर्ट में एज ए मतलब डिसीजन उसको माना जा सकता है। लेकिन लेकिन अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे, ठीक है, कैलिफोर्निया बोलेगा हम ना मानते हैं, ठीक है, न्यू जर्सी बोलेगा हम ना मानते हैं, ठीक है, न्यू जर्सी वाला कोई फैसला दे दे, कैलिफोर्निया बोलेगा हम ना मानते, क्योंकि वहां पे न्यायपालिका को भी अलग कर दिया गया। लेकिन भारत की न्यायपालिका एक एकहरी और एकीकृत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपको डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि दोनों के दोनों जगह मतलब क्या है, संघीय शासन प्रणाली ही है। समझ रहे हैं ना, क्लियर? तो यही मैं समझ। लेकिन यहाँ पे आप ब्रिटेन में जाओगे तो क्या वहां पे राज्य सरकार होता ही नहीं है। अब अमेरिका में जाइए, किसी किताब का दुकान, बोले कैलिफोर्निया को संविधान दो, दे देगा। बोलेगा न्यू जर्सी का संविधान दो, दे जाओगे। भारत में जाके बोलेगा उत्तर प्रदेश का संविधान होगा, तो बोलेगा गधा, उत्तर प्रदेश का संविधान नहीं होता, भारत का संविधान उठा के ले जाओ, ठीक है, संभव नहीं है, देगा ही नहीं, होता ही नहीं है, ठीक है। जबकि आप यहाँ पे बात करोगे, क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे जाओगे, क्या बोलते हैं, ब्रिटेन में जाओगे तो ब्रिटेन में क्या है, राज्य ही नहीं है। क्या एकल है, सत्ता कहां से चलेगी, सेंटर से चलेगी, मतलब राज्य सरकार नहीं होता है। जबकि भारत में क्या है, राज्य सरकार केंद्र सरकार ही है। और तमिलनाडु का कोई आदमी को चेन्नई से काम होगा कि दिल्ली से काम होगा? एक आम आदमी को तो चेन्नई से ही काम हो जाएगा ना, नहीं। अब भारत में उसके बाद भी मन नहीं बोला तो बोला भाई साहब ठीक है, चेन्नई के आदमी को दिल्ली से कोई काम नहीं पड़ेगा, इतना दूर नहीं आ सकता। लेकिन चेन्नई का किसी गांव में रहने वाला आदमी मतलब तमिलनाडु के गांव में रहने वाला आदमी चेन्नई क्यों है?
तो इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत बुद्धिजीवी थे, उन्होंने आगे का सोच रखा था और आगे चल के आप देखो पंचायत का भी कॉन्सेप्ट रखा गया। तो भारतीय शासन व्यवस्था 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट के तौर पे चलती है, जो कि दुनिया में कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम एकल बोले ना, तो एकल का मतलब ये नहीं होगा से मतलब क्या है, अधिनायक बात की बात कर रहा है। ये गवर्नमेंट का टायर है, ये क्या है, टायर। एसी का टायर 1, टायर 2, टायर 3 होता है ना, लेकिन कोई मतलब कोई देखिएगा बहुत ही लग्जरी ट्रेन होता है तो उसमें टायर 2 होता ही नहीं, 3 होता है, सब में टायर 1 ही होता है। तो भारत की सरकार जो है समाजवादी तौर पे काम करते, टायर 1, टायर 2, टायर 3 दोनों है। ब्रिटेन में केवल क्या है, टायर 1 ही है। ठीक है, लेकिन संविधान भी नहीं दिखा गया, लेकिन लोगों को अधिकार की बात नहीं, बहुत अधिकार वहां पे मिला हुआ है। ठीक है, तो ये अधिनायक बात से इसको नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, एकल गवर्नमेंट है, लेकिन इसका मतलब अधिनायक बात से इसको नहीं जोड़ना है। जबकि बात करेंगे यहाँ पे अमेरिका में बात करेंगे, अमेरिका में एसी में टायर 1, टायर 2 दोनों है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल में भी है। अब भारत का तो एक अलग ही व्यवस्था है। ठीक है, तो मैंने 3 देशों का संविधान का उदाहरण लिया, एक मैं कनाडा के साथ भी समझाऊंगा। ठीक है, इसको समझने के लिए कनाडा को भी समझना पड़ेगा। तो 4 देश की पॉलिटी को समझेंगे तब जाके आपको फेडरल सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि जितने भी टीचर पढ़ाते केवल भारत और अमेरिका के संदर्भ में ही पढ़ाते, लेकिन हम इसमें आपको ठीक है चारों देश के कॉन्सेप्ट को जोड़ के पढ़ाएंगे, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी ओर संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियों का संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती है। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं, इसलिए मैंने एक शब्द यूज किया था, समकक्ष है। क्या है, एक शब्द होता समकक्ष होता, एक कमतर होता। बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग केंद्र को अधिक समझते हैं राज्य के तुलना में, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनियन कभी भी संघ की बात होगी तो भाई संघ बराबरी वालों में होता है ना। ठीक है, कभी मालिक और कभी दास में कभी संधि हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है ना, समान वालों में। इसीलिए हमारे संघ में बात करेंगे तो केंद्र और राज्य क्या है, समकक्ष है, न कि मतलब क्या है, कमतर है। मोदी जी के समकक्ष कौन, ठीक है, ममता दीदी। ठीक है, अलग अलग नहीं है, ममता दीदी और मोदी जी समकक्ष है। वह राज्य में है, वह केंद्र में है, राज्य को नीचा ना समझे, समझ रहे हैं ना। चलिए, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्पेन आदि में सरकार का एकात्मक स्वरूप है। ठीक है, लेकिन अभी इसको अधिनायक बात से जोड़ के मत देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि में सरकार का संघीय मॉडल है। संघीय मॉडल को राष्ट्रीय सरकार या फिर संघ सरकार या फिर केंद्रीय सरकार या फिर संघीय सरकार के रूप में भी जाना जाता है। कभी कभी राष्ट्रीय सरकार भी, हालांकि बहुत सारे पॉलिटी को जानने वाले क्या बोल सकते हैं, क्या शब्द यूज होता है, राजनीतिज्ञ, ठीक है, इसको कह तो देते हैं, लेकिन सही शब्द ये नहीं है। ठीक है, संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार, संघ सरकार, केंद्रीय सरकार, संघीय सरकार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या फिर प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हम लोग भी अखबार वगैरह में राज्य सरकार लिखा होता है। संघीय व एकात्मक सरकार की विशेषताओं का निम्नलिखित तरीकों से तुलनात्मक रूप से, ठीक है, उल्लेखित किया गया है। अब देखिए, संघ शासन का जो शब्द जो फोएडस से बना है, किससे बना है, फोएडस। क्या बना है, फोएडस। एग्जाम में अगर सब पूछेगा फोएडस किस भाषा के शब्द है, तो संघ शासन शब्द लैटिन शब्द फोएडस से बना है, जिसका अभिप्राय संधि। क्या होता है, संधि या फिर समझौता। इसीलिए मैंने बोला अमेरिका फेडरल है, अमेरिका के राज समझौते के परिणाम है। किसके परिणाम है, समझौते के परिणाम है, ध्यान में रखेंगे। इसी तरह के संघ शासन का नया राजनीतिक व्यवस्था है, जिसे विभिन्न, ठीक है, जिसे विभिन्न इकाइयों के बीच संधि या समझौते के तहत निर्मित किए गए हैं। संघों की इकाइयों के विभिन्न नामों जैसे राज्य, जैसा कि अमेरिका में है, या कैंटोन। ठीक है, कैंटोन क्या बोलते हैं, कैंटोन कहाँ बोलते हैं, स्विट्जरलैंड में कैंटोन बोला जाता है, या प्रांत जैसा कि कनाडा में है। ठीक है, गणतंत्र जैसा रूस में पुकारा जाता है। मतलब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, संघों की इकाई, संघ की इकाई मतलब राज्य, राज्य अमेरिका में बोला, स्टेट बोलते हैं ना, तब ना बोलता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और राज्यों का संघ है। अमेरिका किसका संघ है, ठीक है, स्टेट्स को यूनाइटेड किया गया है, वो भी समझौता के तहत। ठीक है, और इसको कैंटोन बोलते हैं स्विट्जरलैंड में, प्रांत बोलते हैं कनाडा में, और गणतंत्र बोलते हैं रूस में। तब ना बोलते हैं, ठीक है, रशियन फेडरेशन। क्या बोलते हैं, रशियन फेडरेशन। ठीक है, तो उसको गणतंत्र बोला जाता है। ठीक है, संघ शासन 2 रूप में निर्मित है, एक वह एकीकरण और दूसरा जो विभेदीकरण। पहले मामले में सैनिक कमजोरी वाले आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य
मिलकर एक दूसरे मजबूत संघ का निर्माण करते हैं। उदाहरण के अमेरिका में दूसरे मामले में बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है, जहां राज्यों को स्वायत्तता होती है। उदाहरण के लिए कहां पे? कनाडा में। अमेरिका विश्व में पहला प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, अमेरिका पहला ऐसा देश है जिसने मतलब फेडरल सिस्टम को मतलब क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। या अमेरिकी क्रांति, मैंने एग्जांपल भी दिया जेफरसन का, और मतलब वाशिंगटन डीसी का भी, वाशिंगटन बोल रहा हूँ, डीसी नहीं लगाई, केवल वाशिंगटन लगाइए, दोनों का एग्जाम्पल दिया। 75 से लेकर 83 में पेरिस की संधि होती है, अमेरिका स्वतंत्र होता है। पेरिस की संधि नहीं होती, सॉरी, होती है, याद नहीं आ रहा था ये, ठीक है। अमेरिकी क्रांति 75 से लेकर 83 के बाद 1787 में बना, ठीक है। संघीय शासित वाला देश कब बना अमेरिका? 1787 में। इसमें 50 राज्य हैं, लेकिन मैंने शुरू में बोला था भाई साहब 50 राज्य तो, लेकिन उपनिवेश कितने हैं? 13 उपनिवेश थे उस समय, जिसमें ब्रिटिश जब इस समय था तो उस समय 13 उपनिवेश थे, ठीक है। संघीय शासन में बात करेंगे, ठीक है, संघीय शासन कनाडा की बात करें, 10 प्रांत, मूल रूप से 4 प्रांत से निर्मित है। ये 13 राज्य जो थे शुरू में, उसी से 50 राज्य बना। कनाडा में 4 गो थे, उससे 10 गो बन गया। ये काफी पुराना, 1867 में, 1787 में अमेरिका फेडरल बनता है, और कनाडा कब बनता है? 1867 में। भारत में संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को 2 कारणों से अपनाया। पहला क्या था? मैंने बता, प्याज का छिलका वाला एग्जांपल दिया, फिट बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। देश का बृहद आकार है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। मैंने बोला ना, प्याज को छिलका को जितना पलटिएगा निकालिएगा उतने आपको विविधताएं उसमें देखने को मिलेगी। भारत इसमें ही है, भारत में इसी में आता है। उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था न केवल राज्य की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय स्वतंत्रता या फिर राष्ट्रीय एकता में भी वृद्धि होगी, ठीक है। तो मतलब सारे प्रकार के काम जो होगा इनसे हो सकता है। इसलिए हमारे संविधान बनाने वाले काफी बुद्धिमान, काफी प्रबुद्ध लोग थे। उन्होंने बहुत पहले मतलब इन सारी चीजों को भाप लिया था कि भारत किस प्रकार का मतलब सत्ता में मतलब काम कर सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यार चीजों को समझिएगा जरा। देखिए, संघीय सरकार एकात्मक सरकार में क्या अंतर होता है? दोहरी सरकार अर्थात राष्ट्रीय में क्षेत्रीय सरकार होती है। यहाँ पे एकल सरकार, राष्ट्रीय सरकार में तो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन सा देश को बताएंगे? इसका एग्जाम्पल, अरे किस देश को बताएंगे इसका एग्जाम्पल? यूएस। यूके, एकात्मक में यूके। लिखित संविधान होता है, संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। जैसे फ्रांस में एकात्मक सरकार है, संविधान कैसा है? लिखित है। ब्रिटेन में भी एकात्मक सरकार है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ब्रिटेन में एकात्मक सरकार और तानाशाही सरकार अलग है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अलग अलग चीज है। कोई जरूरी नहीं से जो एकात्मक सरकार हो तानाशाह सरकार हो सके, ये जरूरी नहीं है। ब्रिटेन तानाशाही देश नहीं है, फ्रांस तानाशाही देश नहीं है। चीन में भी आप देखोगे तो एक तरह से एकात्मक सरकार आपको वहां पे देखने को मिलता है, लेकिन क्या है? वो तानाशाही गवर्नमेंट है। तो एकात्मक होने का मतलब ये नहीं है से तानाशाही होगा, ठीक है। लेकिन फेडरल जहां पे होगा वहां पे तानाशाही हो ही नहीं सकता। एकात्मक में तानाशाही हो सकता है, नहीं भी होगा, लेकिन फेडरलिज्म जहां पे संघीय सरकार में तो नहीं होगा ज्यादातर चांस में, ठीक है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। सेंटर स्टेट के बीच में क्या होगा? शक्तियों का विभाजन होगा। संघीय सरकार में यहाँ पे शक्तियों का विभाजन होगा ही नहीं, क्योंकि मतलब समस्त शक्तियां राष्ट्रीय सरकार के पास में होगी, राज्य होता ही नहीं है। हालांकि अगर चाहे तो एकात्मक सरकार, क्षेत्र मतलब चाहे तो अगर बात करेंगे एकात्मक सरकार, एकल सरकार, क्षेत्रीय सरकार बना सकती है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, बना सकती है, लेकिन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन न के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता होती है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है संविधान की सर्वोच्चता, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के संसद जैसे चाहे वैसे संविधान को तोड़ मरोड़ सकती है, क्योंकि संसद ही प्रभुत्व संपन्न है। भारत में हमारा संसद प्रभुत्व संपन्न नहीं है, हमारा भारत का संसद निरंकुश नहीं है। कल बताया था आपको, कौन सा पढ़ाया था? पार्लियामेंट्री सिस्टम बताया था, संसद की सीमा निर्धारित की गई है। भाई साहब देखो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें तोड़ मरोड़ नहीं कर सकती है। तब ब्रिटेन का संसद संप्रभु है, जो चाहेगी वो कर सकती है। जैसे फ्रांस का यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या संविधान की सर्वोच्च हो सकती है, जैसे कि जापान में है। अब ब्रिटेन में मतलब क्या है? संविधान सर्वोच्च नहीं है, संसद सर्वोच्च है। तो ये दोनों अंतर होता है। लेकिन यहाँ पे संघीय सरकार जहां पर भी होगा संविधान की सर्वोच्चता होगी ही होगी। और संघीय सरकार में ध्यान में रखिएगा, संघीय सरकार में स्टेट का भी संविधान हो सकता है और सेंटर का भी हो सकता है। दोनों का संविधान में बहुत डिफरेंट भी हो सकती है। अमेरिका में बताया राज्य का संविधान अपना है,
सेंटर का संविधान अपना है। कठोर संविधान हो सकता है, यहाँ का कठोर संविधान भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है। ब्रिटेन के संविधान में जो बदलना है बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वहां का लिखित संविधान तो है नहीं, परंपरा के अनुसार चलता है और संसद को संप्रभु बनाया गया है। जबकि संविधान कठोर है फ्रांस में। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। और ध्यान में रखिए, यहाँ पे न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, एकीघरी होगी, एकीकृत होगी या नहीं भी होगी। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, एकीघरी है, एकीकृत है। और अमेरिका की न्यायपालिका की बात करेंगे तो भाई साहब किसी को किसी न्यायपालिका से लेना ही नहीं है। वहां पे सैन फ्रांसिस्को का न्यायपालिका अलग हो सकती है, ठीक है, न्यू जर्सी के अलग हो सकता है, और देश में सेंटर में अलग हो सकता है, ठीक है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है वहां पे, लेकिन मतलब न्यायपालिका के एक दूसरे से जुड़ाव नहीं है, इसे एकीघरी और एकीकृत नहीं है। क्योंकि भारत के संदर्भ में बात करें तो एकीघरी और एकीकृत है और स्वतंत्र भी है। यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था एकदम मस्ट होता है, ठीक है, होगा ही होगा, क्योंकि तब तो शक्ति का विभाजन करेंगे राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच में। यहाँ पे न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। द्विसदनीय हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे चीन में बात करेंगे, चीन में क्या होता है, पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं ना शायद, चीन में एक ही सदन है। ब्रिटेन में दो सदन है, क्या है, लॉर्ड हाउस है और एक है क्या, कॉमन्स है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से संघीय सरकार एकात्मक सरकार है। मैंने क्या बोला, एकात्मक सरकार, ये सदन, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको ना एकात्मक सरकार और तानाशाही सरकार में अंतर होता है। एकात्मक सरकार तानाशाही सरकार हो सकती है, लेकिन जरूर नहीं से सारा एकात्मक सरकार तानाशाही सरकार हो। जैसे जापान एकात्मक है। एकात्मक कहने का मतलब वहां पे स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सरकार केंद्र के द्वारा चलेगी, ठीक है, सरकार अपने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी। सिंपल, क्लियर। कौन सी सरकार है? हेलो, क्या बोल रहे हैं? उत्तर कोरिया में कौन सी सरकार है? कोई सरकार नहीं है उत्तर कोरिया में, ठीक है, तानाशाही सरकार है, ठीक है। चलिए, आप चलेंगे। देखिए, वैसे संविधान की बात करेंगे, मैंने संविधान में दो शब्द पहले बताया था। देखिए, एक यूनियन होता है, एक यूनियन होता है, शुरू में ही बताया था, एक होता है फेडरल होता है। दोनों का मतलब हिंदी में संघ ही होता है। लेकिन अमेरिका ने कभी अपने आप को यूनियन कहा नहीं है, भारत ने कभी अपने आप को फेडरल कहा नहीं, ठीक है। अमेरिका फेडरल कहता है, वैसे हम लोग यूनियन कहते हैं। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अमेरिका राष्ट्र समझौते का परिणाम और फेडरल सिस्टम है, ठीक है। अब फेडरल शब्द फ्यूडस से बना, जो कि एक लैटिन शब्द है। तो अमेरिका के संदर्भ में क्या कहा जाता है, मैंने बोला था अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ठीक है। राज्य भी अविनाशी है और संघ भी अविनाशी है, मैंने बोला भी था, ठीक है। सिंपल नाम में भी परिवर्तन अगर राज्य अगर न चाहे तो मतलब अमेरिका की गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। मतलब न्यू जर्सी का नाम ओल्ड जर्सी भी नहीं रख सकते, भारत में ऐसा नहीं है। भारत की संसद चाहे तो आराम से मतलब राज्य के नाम परिवर्तन, राज्य को बड़ा छोटा कर सकती है। ये भारत के संदर्भ में यूज होता है, अविनाशी संघ का अविनाशी राज्य, ठीक है। लेकिन अमेरिका के संदर्भ में ये सारी चीजें नहीं प्रयोग होगी, ठीक है। अमेरिका में बात करेंगे, शक्ति जो है स्टेट टू सेंटर गया, सेंटर टू स्टेट नहीं आया, राज्यों के द्वारा संघ को शक्ति मिला है, ठीक है। अब भारत में क्या हुआ, शक्तियों का बंटवारा है संघ राज्यों के बीच में। अमेरिका में अपशिष्ट शक्ति किसके पास होगी, मैंने बताया था, अपशिष्ट शक्तियां किसके पास होगी यूएसए में, स्टेट्स के पास होगी। वैसा शक्ति को अपशिष्ट शक्ति कहते हैं, जिनके बारे में संविधान में कोई चर्चा नहीं है। वह सारा शक्ति स्टेट्स के पास चलेगी। कि भारत की बात करेंगे, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, समझ रहे हैं ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों को समझने में बहुत अधिक हेल्पफुल करेगा। वैसे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इनके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद है कि भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्यों के संघ से बातें उभर कर सामने आती, अमेरिका संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है, मतलब समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों के अधिकार नहीं है कि संघ स्वयं को संघ से पृथक कर सके। फेडरेशन संघ है, उसका एक अविभाज्य है, फेडरेशन संघ है, क्योंकि वह क्या है, अविभाज्य है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है, ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला से देखो भाई, संघ तो आपको कनाडा में भी है, संघ तो अमेरिका में भी है, लेकिन हमारा संघीय ढांचा किस पे आधारित है, कनाडाई मॉडल, कनाडा पे है, ठीक है। कनाडा ने इस मॉडल को 1867 के आसपास इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन 1787 में हमारा अमेरिकन फेडरल सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि अमेरिका में भी विवाद हुआ था, जेफरसन जो था वो चाहता था मतलब भाई साहब सिंगल बनाए, ठीक है।
वाशिंगटन जो चाहता था, क्या चाहता था सर, डुअल लेकर आया, इसलिए सीनेट वहां पे लाया गया। हमने ये भी बोला सर, भारत में देखेंगे, भारत में जो भी उच्च सदन है उसको जनसंख्या के अनुपात में पावर दिया गया है। और अमेरिका में जाएंगे तो वहां पे क्या है, अमेरिका पे जाएंगे तो क्या है भाई साहब, कोई राज इतनी सा भी हो और कोई राज इतनी सा भी हो, मैटर नहीं है, सीनेट दो ही आएंगे, यहाँ से भी दूंगे यहाँ से भी दूंगे। अब भारत के संदर्भ में कोई राज मिजोरम है तो वहां से एगो सीनेट, एगो एगो मतलब क्या आएगा, राज्यसभा का सांसद। और उत्तर प्रदेश से सीधे 80 को आ जाएगा, तो ये जनसंख्या का अनुपात में है। तो वहां पे मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, समानता का अधिकार पे, क्या कोई कितना बड़ा छोटा है मैटर नहीं, सबको बराबर अधिकार देगा, इसी को बोलते समझौता। और समझौता कभी भी होता तो बड़ा छोटा को नहीं देखा जाता है। और संघ का सही नियम ये भी होना चाहिए था, संघीय सिस्टम को अमेरिका बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, लेकिन हम लोग का संविधान बाद में बना, तो हम लोगों ने देखा हमारी विविधताएं थी, बहुत कुछ ही थी। तो कनाडा वाला बहुत पहले लागू हो गया था, भारत की आजादी से लगभग 90 साल पहले। अमेरिका वाला 300 वर्ष पहले लागू हो गया। तो सबको जोड़े घटाए गुना भाग किए, हमारे संविधान वर्ग के लोग जो थे काफी अधिक प्रबुद्ध थे, उससे मतलब सारांश को निकल के हमारे संविधान में उनको डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, एक अत्यंत सशक्त केंद्र के होने के आधार पर कनाडाई मॉडल अमेरिकी मॉडल से सर्वथा भिन्न है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई व्यवस्था के इन आधारों पर समानता प्रदर्शित करती है। इसका निर्माण यानी विखंडन होने के तरीकों, संघ शब्द के प्रमुखता से प्रयोग, कनाडा में भी संघ का प्रयोग किया गया है। इसकी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, राज्यों की तुलना में केंद्र में ज्यादा शक्तिशाली होना। हालांकि संघ के संदर्भ में कहा जाए, राज्य जो होता है केंद्र के समकक्ष होता है, कमतर नहीं होता है, ध्यान में रखेंगे, समझ रहे ना, राज्यों को समकक्ष बनाया गया है, कमतर नहीं बनाया गया है। ठीक है, हालांकि कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो कि राज्यों के द्वारा नहीं हो सकता, वो मुद्दे किनके पास है, तो मुद्दे केंद्र के पास आए। अच्छा, डिफेंस हो गया, रेल हो गया, रेल तो कोई एक राज्य में चलेगा नहीं, अरे रेल बहुत खर्चीला व्यवस्था, राज्य की इतनी औकात नहीं उसे रेल चला सकता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश चला ही रहा, मिजोरम बेचारा क्या करेगा, चला पाएगा क्या, मेघालय क्या करेगा, नहीं चला सकता है ना। तो वैसे सारे विषय केंद्र ने अपने पास रखे हैं, क्योंकि सभी के लिए मूलभूत आवश्यकता का है। अब देखेंगे संविधान की संघीय विशेषताएं क्या क्या, कैसे पता चलेंगे इसे, ये संविधान में संघीय व्यवस्था दिया हुआ, तो द्वैध राज्य पद्धति। ठीक है, अब देखेंगे संविधान के संघ स्तर पर, केंद्र में राज्य स्तर पर राजपद्धति को अपनाया गया है। प्रत्येक को संविधान द्वारा अपने क्षेत्र में संप्रभु शक्तियां दी गई है, देखिए शक्तियां लिखे हुआ है ये। ठीक है, संप्रभु। अब यहाँ पे देखिए, संप्रभु कोई देश हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम इस संदर्भ में पहले राज्य भी संप्रभु है, और मतलब बात करेंगे, ठीक है, देश भी संप्रभु है, केंद्र भी संप्रभु। बोलोगे सर कैसे है, तो राज्य के पास अपना पुलिस है कि नहीं है, राज्य संप्रभु हुआ। भारत के पास सीआरपीएफ है, केंद्र भी संप्रभु हो गया। राज्य के पास अपना बस है, केंद्र के पास अपना ट्रेन है। ठीक है, राज्य के पास भी सीमा है, केंद्र के पास भी अपना सीमा है। तो बहुत सारे संप्रभुता के लक्षण आप देखोगे तो आप संघीय शासन व्यवस्था में आपको देखने को मिलता है, दोनों में संप्रभु शक्तियां दी गई है। संप्रभु शक्तियां कहने का, अपने शक्ति का प्रयोग किसी के करने के लिए बाध्य नहीं है, डैट मीन्स संप्रभु शक्तियां। ठीक है, न तो केंद्र राज्य के ऊपर है, न तो राज्य केंद्र के ऊपर है, आखिर उनके वो शक्ति का क्षेत्र होना चाहिए, इसलिए राज्यों के समकक्ष माना जाता है। संघीय में संघ का मतलब ही समकक्ष होता है, उच्च नीचे लोगों के बीच में संधियां नहीं हो सकती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। केंद्र सरकार की बात करेंगे, देखिए तो राष्ट्रीय महत्व के मामले जैसे रक्षा सभी राज्यों के लिए जरूरी है। अब बोलेंगे से नहीं, सुनो मेघालय तुम जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हो, बांग्लादेश के साथ युद्ध हो गया, संभाल लो तुम, बेचारा बांग्लादेश के पास डिफेंस नहीं है, कहां से संभालेगा। तो ऐसे मामलों में वो सारे सब्जेक्ट किसे दिए गए, केंद्र को दिए गए। मुद्रा की बात करेंगे, संचार की बात करेंगे, मुद्रा अगर दे देंगे, संचार दे देंगे, तो क्या डाइवर्सिटी के ऊपर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में अपना मुद्रा चला दे, उस मुद्रा को बिहार वाला बोलेगा नहीं ये तो नहीं चलेगा, हमारे यहाँ तो अलग चलता है, तो क्या होगा, काफी अधिक डाइवर्सिटी, विविधताओं के ऊपर मतलब काफी अधिक खतरा उत्पन्न होता है। इसलिए वैसे सारे सब्जेक्ट को केंद्र ने अपने पास रखा जो कि सभी राज्यों पर लागू कर देता है, कि केंद्र लागू करे तो सब मानने के लिए बाध्य हो जाए। तो मुद्रा भारत सरकार का सब्जेक्ट है, राज्य का नहीं है, नहीं तो पता चलता सभी राज्यों में अलग अलग मुद्राएं चल रही है। ठीक है, तो मैंने भारत का तुलना, मैंने एक सिंपल से प्याज के छिलके से किया था, जिसको जितना परत को आप पलटेंगे हर परत में आपको नया रूप देखेगा। डेट इज द एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, विविधता का, डाइवर्सिटी का सबसे सुंदर एग्जाम्पल है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ राज्य की सरकार क्षेत्रीय व स्थानीय महत्व के मुद्दों को देखती है, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करेंगे, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय प्रशासन हो गया। तो ये सारे द्वैध राज पद्धति के आधारित जो संघीय सिस्टम का क्या है, क्वालिटी है।
अब चलेंगे आगे, दूसरा क्या, लिखित संविधान। हमारा संविधान न केवल लिखित अभिलेख है, हालांकि ये संघीय सिस्टम में देखेंगे रिंगबल की बात है, लिखित संविधान कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ये हमारे संदर्भ में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भारतीय संविधान की विशेषता पा रहे, लेकिन संघीय जहां पर सिस्टम है लिखित अलिखित संविधान भी हो सकता है, जैसे ब्रिटेन, ठीक है, वहां पे एकल सरकार का स्वरूप है, संख्या है वहां पे, ठीक है, लेकिन वहां पे लिखित संविधान नहीं है। वरन विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, मूलतः इनमें एक प्रस्तावना है 395 अनुच्छेद। देखिए, कभी भी कोई पूछे क्या संविधान प्रस्तावना का भाग है कि नहीं है, तो बोलिएगा है, अगर पूछेगा इनमें से कौन संविधान का भाग है, अनुच्छेद रहेगा, ठीक है, 22 भाग रहेंगे, अनुसूची रहेगी, और साथ में प्रस्तावना रहेगा, तो प्रस्तावना को भी संविधान का भाग माना गया है, ठीक है। कब माना गया, ऑलरेडी बात बता चुका हूं, कब माना गया है, 1973। ठीक है, 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसलिए संविधान का भाग है वो, ठीक है। शुरुआती तौर में 28 अनुसूची 8 अनुसूची थी इसमें, लेकिन वर्तमान में, ठीक है, ध्यान रखें, तो 12 अनुसूची है, 22 भागों में विभक्त है, हालांकि 25 भी लिखा रहता है, 465 अनुच्छेद है, लेकिन 395 ही मानकर चले, ठीक है। इनमें केंद्रीय में राज्य सरकार की शक्तियां में उनके प्रयोगों का विस्तृत विवेचना आता है, दोनों के मध्य है, ठीक है, गलत फहमी और सहमति उत्पन्न नहीं होने देता है, और दोनों का अपना अपना संविधान नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया, अमेरिका में राज्य का संविधान अलग है, ठीक है, और सेंटर का संविधान जो अलग है, मतलब वहां 50 राज्य का 50 संविधान, इसीलिए जब 50 राज्य का 50 संविधान, तो डुअल सिटीजनशिप होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा भाई, संविधान अलग है तो सिटीजनशिप तो अलग अलग दोगे ना। भारत में क्या, राज्य और सेंटर के लिए एक संविधान, इसलिए सिंगल सिटीजनशिप, समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। संविधान में केंद्र में राज्यों के भी शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र में तथा राज्य की एवं दोनों के संबंधित सूची का निहित किया गया है। हमारे संविधान में लोग इतने प्रबुद्ध थे, उन्होंने बोला से देखो केंद्र और राज्य के बीच तो बांट दिए, तो तमिलनाडु की सरकार सोचे अपना सरकार किस तरह की भाषा, किस तरह की चीजें रखना चाहती है, कहाँ से सेंटर रहेगा, दिल्ली सेंटर कहाँ पे रहेगा, तब कोयम्बतूर में सेंटर रखेगी, चेन्नई के सेंटर में, डिस सब्जेक्ट टू बिलोंग टू तमिलनाडु गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन इतना से भी नहीं होता, फिर सोचा ठीक है वो बात तो, लेकिन तो तिरुचिरापल्ली में रहने वाला लोग मतलब चेन्नई क्यों आएगा भाई, उसको तो बहुत दूर पड़ेगा, तो तिरुचिरापल्ली के किसी गांव में ही क्यों शासन व्यवस्था न तैयार किया जाए। इसलिए डुअल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा हम लोग ट्रिपल डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंच गए, और यहाँ पे तीसरे स्तर का शासन व्यवस्था में आपको देखने को मिलता है, जो कि भारतीय संविधान पे सत्ता के विभाजन का सबसे मतलब, ठीक है, एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, जो कि पंचायती राज्य के रूप में उभरा, जो कि कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलता है। केंद्रीय सूची में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अरे इसको गलती दिए हुआ है क्या, 97 विषय है, राज्य सूची में 66 है, अब जाके 47 है, ठीक है ना, सही है ना, किसी में 100 हो गया था, गलत लग रहा है मुझे, यूनियन वाले में पुराना वाला एडिशन है ना, इसलिए नया एडिशन में सही है। हाँ ठीक है, देख लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, हमारा यहाँ पे ये प्रश्न नहीं है, हमको आपको संघीय शासन व्यवस्था समझाना है, ठीक है, सूची में विषय याद नहीं करवाना है, ठीक है, देख लीजिएगा किसमें कितना है। संपत्ति सूची के विषय, केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि प्रभावी होगी, ठीक है। अवशेषीय विषय अर्थात जो कि किसी भी सूची में नहीं है, केंद्र को दिए जाएंगे, ठीक है, जिसको अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। अवशिष्ट शक्ति जिनके बारे में कोई चर्चा, केंद्र के पास में जाएगा, लेकिन अमेरिका में अवशिष्ट शक्ति किसके पास रहेगी, राज्यों के पास रहेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपोर्टेंट है। संविधान की सर्वोच्चता होना जरूरी है क्या, संघीय शासन व्यवस्था संविधान की सर्वोच्चता होना जरूरी है क्या, नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च है, ठीक है, केंद्रीय नहीं, एकल संघीय का एग्जाम्पल है ना, क्या बात करती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एकात्मक सरकार, संघीय नहीं है लेकिन एकात्मक सरकार का एग्जाम्पल है। यहाँ पे फ्रांस की बात करेंगे तो वहां पे तो मतलब यहाँ पे एकात्मक सरकार में कहने का मतलब है, क्या बोलते हैं उसको, संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सो मैं कह रहा था, ठीक है, गलत बोल दिया, पर संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है एकात्मक में, नहीं भी हो सकता है। फ्रांस एकात्मक होने के बावजूद भी उसमें क्या है, मतलब संविधान मतलब क्या है, सर्वोच्च है, ब्रिटेन में मतलब क्या है, संविधान सर्वोच्च नहीं, सॉरी संविधान सर्वोच्च नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कि संविधान अलिखित है वहां पे। चलिए अब यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है हमारे यहाँ,
और संविधान, माइक बंद कीजिए, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है, और एकीहरी और एकीकृत है। केंद्र या राज्य द्वारा प्रभावी कानून के विषय इनकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा इन्हें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार है उच्चतम न्यायालय के पास। उच्च न्यायालय तो किस आर्टिकल्स में है उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा? 137। ठीक है, हाँ 137 में, ठीक है। ध्यान 213 में क्या है? ये ऑर्डिनेंस राज्यपाल का गवर्नर का राज्यपाल का ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस है, सॉरी, हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह सरकार के घटक विधायिका, कार्यकारी एवं न्यायिक दोनों स्तर पर संविधान का विविध क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। तीसरा कठोर संविधान है। कठोर और लचीला संविधान का मिश्रण माना जाता है हमारा संविधान। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाई रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। यद्यपि संविधान में संशोधन इस सीमा तक कठोर है कि वो मतलब प्रावधान जो संघीय संरचना है, संघीय संरचना क्या है हमारा, तो केंद्र राज्य संबंध एवं न्यायिक संगठन से संबंधित है, ठीक है। ये संघीय संरचना है, ठीक है, इसको बदल भी नहीं सकते हैं। मात्र केंद्र एवं राज्य सरकारों की समान संतुष्टि से ही संशोधित किए जा सकते हैं। इन प्रावधानों के संशोधन हेतु संसद ने विशेष बहुमत एवं संबंधित राज्यों से आधे से अधिक राज्य की स्वीकृति मतलब क्या होती है, अनिवार्य होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बहुत कठोर संविधान है। जब बहुत व्यापक पैमाने पे आपको मतलब संशोधन करना पड़े तो मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, विशेष बहुमत एवं संबंधित राज्यों के आधे से अधिक, ठीक है, स्वीकृति की भी अनिवार्यता होगी। तो मतलब इतना कठोर है। और कुछ मामलों में सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाता है, इसलिए मतलब लचीला भी माना गया है। तो हमारा संविधान दोनों का बीच का मतलब क्या है, मिश्रण है, ठीक है। स्वतंत्र और एकीहरी न्यायपालिका, ठीक है, स्वतंत्र भी है और एकीहरी भी है। जबकि अमेरिका में न्यायपालिका तो स्वतंत्र है लेकिन एकीहरी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संविधान के दो कारणों से उच्चतम न्यायालय ने नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया। एक अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए, दूसरा केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद के निपटारे के लिए। संविधान ने विभिन्न तरीकों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सीमा एवं शर्तें, इस सारे तरीके से हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर आपको लिखने पर भारतीय, ठीक है, अगर मेंस में प्रश्न आएगा भारतीय संविधान की संघीय विशेषता का वर्णन करें, ये सारे प्रश्न को पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा और मेंस में प्रश्न ऐसा आ चुका है, ठीक है। द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय विधायिका का सबसे पहले नींव मैंने बताया था अमेरिका में रखी गई थी। एक वहां पे क्या है, पहला सदन, उस निम्न सदन को क्या बोलते हैं वहां पे? कांग्रेस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। कांग्रेस और सीनेट। अरे कांग्रेस दोनों को मिला के बोलते, कांग्रेस का मतलब संसद होता है, सदन का नाम थोड़ी नहीं कांग्रेस, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और दूसरा जो होता है सीनेट होता है, ठीक है। सीनेट के सदस्यों को सीनेटर कहते हैं, बहुत पावरफुल होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है सीनेटर, हमारे यहाँ जैसा राज्यसभा है, ठीक है। कांग्रेस कहने का मतलब संसद, हमारे यहाँ बोलेंगे उच्च सदन कौन है तो थोड़ी ना बोलेगा संसद उच्च सदन है, राज्यसभा बोलना पड़ेगा ना। निम्न सदन लोकसभा है, तो वहां पे कांग्रेस का मतलब संसद शब्द है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब भारत में संसद का निर्माण कैसे होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, वहां के राष्ट्रपति को संसद से कोई लेना देना नहीं है। संसद का वो नहीं होता, वो सदस्य नहीं होता, चाहे उसको अलग होता है, डिफरेंट है वहां पे। और वहां पे जो मंत्री बनेगा न तो वो सीनेटर होगा न तो रिप्रेजेंटेटिव होगा, दोनों सदन में से कुछ नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति सदन में है वहां पे मंत्री नहीं हो सकता है, ठीक है, मैंने कल संसदीय शासन व्यवस्था में पढ़ाया था। मतलब मंत्री बनने के लिए आपको सीनेटर होना ही नहीं चाहिए, बन ही नहीं सकता कोई सीनेटर मंत्री, या फिर कोई कांग्रेस बन ही नहीं सकता, सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। क्योंकि भारत में क्या है, भारत में मंत्री बनने के लिए सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, या फिर बाहर का भी व्यक्ति बन सकता है लेकिन सदन की सदस्यता दिलाना पड़ेगा। अब ब्रिटेन के संदर्भ में क्या बनाया, अब भारत में उच्च सदन निम्न सदन किसी का भी बन सकता है। अब ब्रिटेन के संदर्भ में क्या बताया, ब्रिटेन में लॉर्ड का मतलब सदस्य जो है मंत्री नहीं बन सकता, उसको कॉमन से आना पड़ेगा, मतलब अनिवार्य है उसको मंत्री बनने के लिए हाउस ऑफ कॉमन से आना ही पड़ेगा, ठीक है। अपर हाउस जो होता है ब्रिटेन में, लॉर्ड्स जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, लॉर्ड हाउस, ठीक है, वहां का कोई मंत्री नहीं बन सकता, मतलब अपर हाउस से मंत्री ब्रिटेन में नहीं बन सकता, लोअर से बनेगा, भारत में दोनों से बनेगा, अमेरिका में बन ही नहीं सकता। इतना बढ़िया सिस्टम मतलब हमारे संविधान में डाला गया सारे देशों को देख रेख करके, ठीक है। ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ, संसदीय शासन व्यवस्था का वीडियो डाली गई है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। संविधान में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। एक उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है जबकि लोकसभा भारत के लोगों पूर्ण रूप से, ठीक है,
राज्यसभा यद्यपि कम शक्तिशाली है, केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करते हैं। ठीक है, राज्यसभा। अब बात करेंगे, ठीक है, संविधान की एकात्मक विशेषताएं। एकात्मक विशेषताएं जो है, सबसे पहला तो, लेकिन समय काफी हो गया, और पढ़ेंगे? ठीक है, कि कल पढ़ाओ एकात्मक विशेषताएं? हाँ, कल करा करवाइए दीजिएगा सर। करवाइए कल करा देंगे। ठीक है, हालांकि मैंने जितनी भी बात इसमें बोली है, ठीक है, उस सबको एक बार सुन लीजिएगा, तो बहुत अधिक तक जो शुरुआती में जो 10-15 मिनट जो बताया, उसी से आपको सब कुछ मतलब क्लियर हो जाएगा संघात्मक विशेषता का। ठीक है, अब बहुत मजा आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको मिलने वाला है। ठीक है,